हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट एंड आई एम पूजा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मैंने जैकोबिन एज के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम जैकोबिन एज की ड्रामा, पोइट्री और कुछ फेमस राइटर्स के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैकोबिन एज के ड्रामा के बारे में। सो बात करते हैं जैकोबिन एज की ड्रामा की। देखिए, इस एज में ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि जेम्स फर्स्ट को खुद ड्रामा देखना बहुत पसंद था। इसमें ड्रामा में रिवेंज ट्रेजेडी होती थी, सिटी कॉमेडी होती थी, ट्रेजिक कॉमेडीज़ होती थी और मासिक्स होते थे। देखिए, शुरू से देखेंगे रिवेंज ट्रेजेडी में क्या होता था। एक ऐसा प्ले जिसमें कोई ना कोई किसी से बदला लेने की कोशिश में इस प्ले को ख़त्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हैमलेट। शेक्सपियर का हैमलेट नाम का ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या होता है, हैमलेट नाम का एक राजा होता है जिसमें उसके फादर का मौत उसकी मदर कर देती है इसके चाचा के साथ मिलकर, और बाद में शादी कर लेते हैं। और अब ये हैमलेट उस चाचा का कैसे बदला लेता है, यही सब कुछ इस हैमलेट नाम के नॉवल में बताया है, जिसे कि हम रिवेंज ट्रेजेडी नाम से जानते हैं। अब देखिए सिटी कॉमेडी। सिटी कॉमेडी में क्या होता है, उस शहर की कुछ तमाम बातों को दिखाया जाता है जो कि उस वक्त चल रहा था। इसका एग्जाम्पल बताओ तो कुकोलरी। कुकोलरी उस आदमी को कहा जाता है जिसकी बीवी का किसी और मर्द के साथ कुछ और संबंध हो, और तब ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा चल रही थी। तब ये कुकोलरी नाम का ड्रामा एक्सप्लेन किया था। अब देखिए आगे देखेंगे ट्रेजिक कॉमेडीज़। ट्रेजिक कॉमेडीज़ ये इस एज में एक नई टेक्निक थी जो कि ड्रामा में अभी अभी शेक्सपियर ने इन्वेंट की थी। देखिए, ट्रेजिक और कॉमेडी ये अलग अलग पोर्शन है। ट्रेजिक ड्रामा अलग होता है और कॉमेडी ड्रामा जो है वो अलग होता है। इन दोनों ही अलग अलग ड्रामास को मिक्सअप करने की कला इस शेक्सपियर के पास थी। शेक्सपियर ने कई ड्रामास, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब देखिए सबसे आखिर ये है मास्क, ठीक है। सबसे आखिर ये है मास्क, ठीक है। ये ड्रामा का ही पैटर्न है, लेकिन ये खास तरह का ड्रामा होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल या फिर किसी कोर्ट में रिप्रेजेंट जाते थे। इससे पहले हमने देखा था ड्रामास को चर्च में एक्सप्लेन किया जाता था या फिर थिएटर में या फिर किसी ओपन प्लेस पर। बट मास्क नाम का जो ड्रामा था वो पहली बार हम पढ़ रहे हैं जो कि कोर्ट में रिप्रेजेंट हुआ करता था। उसका नाम होता था मास्क, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है बेन जॉनसन का। इन्होंने बहुत सारे मास्क लिखे हैं जेम्स फर्स्ट की एज में ही, और बेन जॉनसन बहुत ही ज़्यादा फेमस थे उस टाइम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जैकोबिन एज की पोइट्री के बारे में। सो जैकोबिन एज की पोइट्री देखेंगे हम। इस एज में 2 टाइप्स की पोइट्रीज होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था। पहली है द स्पेंसरियंस और दूसरी है द मेटाफिजिकल। चलिए बात करते हैं द स्पेंसरियंस के बारे में। देखिए, जो भी राइटर स्पेंसर्स के लिखावट को फॉलो करते थे उन्हें हम स्पेंसरियंस के नाम से कहते हैं। यानी कि स्पेंसर की मौत के बाद जो भी उनके नकल करने लगे उन जैसे राइटर्स को हम स्पेंसरियंस राइटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये राइटर ज़्यादातर पेस्टोरल ट्रेडिशन के बारे में लिखते थे या फिर नैरेटिव पोइट्री के बारे में लिखते थे। नैरेटिव पोइट्री मैं बोलूँ यानी कि क्या, एक लंबी पोएम जिसमें बहुत कुछ बताया गया होता है, एक लंबी समरी की तरह। और ये पॉलिटिक्स पे लिखते थे, रिलीजियस पर लिखते थे और एलिगरीज मोरल पर लिखते थे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं जो कि है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल इसका मतलब ये होता है, मेटा मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिकल मतलब होता है वर्ल्ड, यानी कि बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि किसी दुनिया से परे, एक ऐसी दुनिया जो बहुत ही अलग लगती हो, ऐसी तुलना जो कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इस तरह से जिसकी भी राइटिंग मेटाफिजिकल पोइट्री, ऐसा नाम सबसे पहले किसने पॉइंट आउट किया? यहाँ पर सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहली बार मेटाफिजिकल पोएट को अलग रखकर उसे अलग बताया था, लेकिन सैमुअल जॉनसन खुद मेटाफिजिकल पोएट नहीं थे। चलिए अब जान लेते हैं जैकोबिन एज के फेमस राइटर्स के बारे में। इसमें सबसे पहला नाम आता है फ्रांसिस बेकन का। देखिए,
शेक्सपियर ने जैसे ही एलिजाबेथन एज और जैकोबिन एज के इन दोनों एज पे काम किया, उसी तरह उस फ्रांसिस बेकन ने इन दोनों एज में काम किया था। इनका जन्म 1561 और उनका डेथ 1626 में हुई थी। इन्हें एक मॉडर्न सिस्टमैटिक थॉट के फाउंडर भी माना जाता है। इन्हें इंग्लिश से ज़्यादा लैटिन भाषा पसंद थी और उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लिखे थे एसेस, यानी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लिखे हैं एसेस। अगर इसका एग्जाम्पल बताऊँ तो इन्होंने 59 कलेक्शन का एसेस लिखा है, जिनका नाम ही इन्होंने एसेस रखा है। इसमें एक एजुकेशन पर लिखा हुआ ऐसे है जो कि जेम्स फर्स्ट को डेडिकेट करता है। अब देखिए, इस ऐसे को एलिजाबेथन एज यानी कि 1597 में एक एडिशन को पब्लिश किया और दूसरी एडिशन को जैकोबिन एज में पब्लिश किया। वो क्या था 1625 में, यानी कि उनके डेथ के ठीक 1 साल पहले। अब यहाँ पर दूसरा बहुत बड़ा नाम आता है जो कि है रॉबर्ट बार्टन का। इनका द एनाटॉमी ऑफ मेलनजॉनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन्होंने ये 1621 में लिखा था। अब इनके बाद में मैं बात करना चाहूँगी बेन जॉनसन की। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था जेम्स फर्स्ट का ये बेन जॉनसन बहुत ही करीबी था, यानी कि बहुत ही पसंद था उन्हें। और इस बेन जॉनसन की तरक्की का जैकोबिन एज में बहुत ही ज़्यादा हुई। इनका सबसे पहला वर्क था द केस ऑफ एलिट्रेट, जो कि उन्होंने 1597 में लिखा था, जिनकी पब्लिश इन्होंने 1609 में किया था। इनका और एक प्ले है एवरमैन इन हिज ह्यूमर, वो लिखा था इन्होंने 1599 में। इसके बाद में हम बात करेंगे जॉर्ज चैपमैन की। ये एक मेजर राइटर माने जाते हैं जो कि ड्रामा में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनका द ब्लाइंड बेगर ऑफ एलेक्जेंड्रिया एक पहला वर्क था जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। अब इसके बाद में मैं 2 राइटर्स के नाम एक साथ लेना चाहूँगी, क्योंकि हर बार अगर इनकी राइटिंग हमें मिलती है तो एक साथ मिलती है। अब इन दोनों के नाम हैं ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर। ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर का फ्लस्टर नाम का वर्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब देखिए, जैकोबिन एज में नई नई बातें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट हो रही थी, जैसे कि हीरोइक कपलेट्स, वर्स, सटायर्स, ऐसे, बायोग्राफी और ट्रेवलॉग। देखिए, इसके पहले की सभी बातें आपको बताया है, लेकिन ट्रेवलॉग ने पहली बार सुना होगा। जैसे कि एलिजाबेथन ने कुछ कॉलोनीज़ का ग्रुप बनाकर बाहरी देशों में भेजा, जो कि बाहरी देशों की संपत्ति इकट्ठा करके इंग्लैंड में दे, और उस ग्रुप्स को हम कॉलोनीज़ कहते हैं। ठीक है, इस कॉलोनीज़ की जो टेक्निक इन्वेंट की थी एलिजाबेथन ने, बेथन एज में चल रहा था, सेम जेम्स फर्स्ट ने भी उस बात को जारी रखी। इनफैक्ट उन्होंने कॉलोनीज़ को एलिजाबेथन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। ये बात साबित होती है इस बात से कि गवर्नमेंट ने कॉलोनीज़ एक्सपेंशन को 1615 से लेकर 1643 के बीच में 2 लाख पाउंड्स तक उन पे खर्च किया था। उस वजह से हम इनके इम्पोर्टेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉलोनीज़ का ग्रुप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाद में ये इंग्लैंड के लिए बहुत ख़ास साबित हुआ, क्योंकि इंग्लैंड के पास बहुत सारी संपत्ति थी जो कि कॉलोनीज़ के ग्रुप ने लाकर रखी थी। सो फ्रेंड्स, ये था जैकोबिन एज के ड्रामास, उनके पोइट्रीज़ और फेमस राइटर्स के बारे में। इन सबको मिलाकर पूरे के पूरे जैकोबिन एज था वो कंप्लीट होता है। मैंने पार्ट 1 में आपको जैकोबिन एज के बारे में बताया था और पार्ट 2 में उनके ड्रामास, पोइट्रीज़ और फेमस राइटर के बारे में बताया। फर्स्ट का जो कैरेक्टर है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, जेम्स फर्स्ट के बाद यहाँ का राजा बना जेम्स फर्स्ट का दूसरा बेटा, इसका नाम है कैरोलस। वो यहाँ का शासक बना। अब इसके एज में क्या होता है वो हम कैरोलिन एज में जानेंगे। कैरोलिन एज रेनेसां एज के सबसे आखिरी पार्ट है, जो कि 1625 से लेकर 1644 तक चला, जो कि हम कैरोलिन एज में देखेंगे। ठीक है, सो जैकोबिन एज यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद का जो स्टोरी है, इसका बाद का जो पार्ट है, जो कि रेनेसां एज का जो सबसे आखिरी पार्ट है, जो कि है कैरोलिन एज, जो कि हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यूजफुल लगा सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट टू अदर्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट every notifications. Thanks for watching.